हालेलुया। मसीह यीशु में सारे परिवारों का एक बार फिर स्वागत है और मसीह यीशु में आप सभी को नमस्कार। आइए हम चौथा पॉइंट आज हम देखेंगे मेरे प्रियो। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, टांगे जो लोहे का है, वह पांव और उसमें जो 10 उंगलियां हैं जो आधा मिट्टी और आधा लोहा का है। आज हम इसके विषय में देखेंगे जो रोमी साम्राज्य को दर्शाता है और जिसका प्रथम शासक अगस्तुस कैसर था। कौन था? अगस्तुस कैसर। आज हम रोमी साम्राज्य के विषय में देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि दानियल जो नबूकदनेस्सर के स्वप्न को अर्थ बताता है, उसमें जो टांगे हैं जिसको लोहा का बोला गया है और साथ साथ में उसमें पांव और 10 उंगलियां हैं, वो आधा लोहा का है और आधा मिट्टी का है। और ये जो चौथा साम्राज्य को दर्शाता है जो रोमी साम्राज्य है मेरे प्रियो, रोमी साम्राज्य को दर्शाता है। और इस रोमी साम्राज्य का जो है प्रथम शासक हुआ था अगस्तुस कैसर। अगस्तुस कैसर रोमी साम्राज्य का प्रथम शासक हुआ था अगस्तुस कैसर। जैसे कि बेबीलोन साम्राज्य का प्रथम शासक हम मानते हैं नबूकदनेस्सर को, उसी प्रकार से मादी फारसी साम्राज्य का प्रथम शासक को हम माने किसको? कुस्रू राजा को। और उसी प्रकार से यूनानी साम्राज्य का प्रथम शासक सिकंदर महान था। उसी प्रकार से जो है रोमी साम्राज्य का जो प्रथम शासक है वो अगस्तुस कैसर है। अगस्तुस कैसर, या इसको बोल सकते हैं अगस्तुस सीजर। अगस्तुस सीजर भी बोलते हैं, उसी को कैसर बोलते हैं, अगस्तुस कैसर। और ये 27 बीसी से रोमन साम्राज्य का युग शुरू होता है मेरे प्रियो। कहने का मतलब है यीशु मसीह के आने से 27 साल पहले जो है रोमी साम्राज्य का युग क्या हो जाता है? शुरू होता है मेरे प्रियो। और ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इनकी शक्ति जो है बढ़ता जाता है और ये बढ़कर एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में क्या हो जाता है? पूरी तरह से फैल जाता है। कहने का मतलब है एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका तक को अपने कब्जे में ले लेता है मेरे प्रियो। और इसके बाद में ये एक विशाल साम्राज्य बन जाता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य। रोमी साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य बन जाता है। मध्य सागर को भी ये अपने अधीन लेता है, इस पर भी उनका कब्जा हो जाता है। इस प्रकार से रोमी साम्राज्य जो है बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ता है और साथ साथ में बहुत विस्तार से रोमी साम्राज्य क्या हो जाता है? फैल जाता है। राजधानी रोम से अकेला उस साम्राज्य को चलाना बहुत ही कठिन था मेरे प्रियो। इसलिए क्या हुआ, इस रोमी साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया था। मैं इसको बता रहा हूं इतिहास को, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, है ना, क्योंकि इस साम्राज्य को क्या कर दिया, जब साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तार से फैल गया तो इस साम्राज्य को क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्योंकि इतना बड़े साम्राज्य को रोम से अकेला संचालन करना, रोम राजधानी है और वहां से अकेला जो है इनको चलाना बहुत ही कठिन था, इतना बड़े साम्राज्य को। तो क्या किया, ये जो है 2 भागों में डिवाइड कर देता है साम्राज्य को। रोमी साम्राज्य को 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें पहला पश्चिमी रोमी साम्राज्य, और ये जो है इटली से चलाया जाता है मेरा प्रियो। का जो शासन है ये जो है इटली से क्या करता है, इसको चलाया जाता है। पश्चिमी रोमी साम्राज्य बोलते हैं जिसको। और ये जो है 27 बीसी से लेकर इसका अस्तित्व कब तक था? 476 एडी तक। 27 बीसी से स्टार्ट हुआ है और 476 एडी तक ये पश्चिमी रोमी साम्राज्य अस्तित्व में था। 2 भागों में डिवाइड हुआ है, पश्चिमी रोमी साम्राज्य और दूसरा है पूर्वी रोमी साम्राज्य। लेकिन यहां पर हम पश्चिमी रोमी साम्राज्य जो है 27 बीसी से स्टार्ट होता है और ये जो है 5वीं सदी के अंत, कहने का मतलब है 500 एडी के पहले ही इस साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। और ये साम्राज्य का पतन कहां से स्टार्ट होता है? जब 395 एडी होता है। 395 एडी से पश्चिमी रोमी साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट होता है
और ये जो है 476 में पूरी तरह से पश्चिमी रोमी साम्राज्य का पतन हो जाता है, मतलब इसका साम्राज्य जो है खत्म हो जाता है। कब से? 476 एडी के अंतर्गत, जिसको बोला गया है मेरे प्रियो 5वीं सदी के अंत के पहले, 5वीं सदी के अंत के पहले जो है पश्चिमी रोमी साम्राज्य का जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ये 27 बीसी तो ये साम्राज्य बहुत ही अस्तित्व में था, लेकिन जैसे ही ये जो है 395 एडी आया और 395 एडी से ये साम्राज्य धीरे धीरे करके जो है क्या होते गया? खत्म होते गया, खत्म होते गया। खत्म होने का कारण क्या है मेरे प्रियो? जैसे जो 10 उंगलियां हैं, जो पांव है, जो आधा मिट्टी आधा क्या है? लोहा का है, तो इसमें जो है एकता नहीं था, ये बटा हुआ था, ये एकता नहीं था, और जिसके कारण से एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। इसलिए जो है क्या किया? पड़ोसी राज्यों के द्वारा धीरे धीरे करके इसका पतन होते गया मेरे प्रियो। एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खाता था, एक दूसरे के साथ में जो है इनका नहीं बनता था, जिसके कारण से ये साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया? पतन हो गया। तो पश्चिमी रोमी साम्राज्य जो है 476 एडी तक जो है इनका क्या हो गया? पतन हो गया था मेरे प्रियो। अब बचा है पूर्वी रोमी साम्राज्य। पश्चिमी रोमी साम्राज्य जो है 27 बीसी से स्टार्ट होता है और साथ साथ में 476 एडी के पहले 476 एडी तक इनका पतन हो जाता है। अब हम देखेंगे पूर्वी रोमी साम्राज्य, दो भागों में डिवाइड हुआ है। रोमन साम्राज्य जो है, रोमी साम्राज्य जो है ना, तो पूर्वी रोमी साम्राज्य क्या होता है? इसकी राजधानी तुर्की का, इसकी राजधानी तुर्की, और जिसको बोलते हैं कोंटोटोनिन, तुर्की का कोंटोटोनिन शहर था। इसकी राजधानी क्या था? तुर्की का कोंटोटोनिन शहर था, और यहां से क्या करता था? ये जो है शासन करता था मेरे प्रियो, यहां से गाइड करता था, चलाता था। और इस रोमी साम्राज्य में बहुत सारी चीज था मेरे प्रियो, जैसे कि आज भारत देश का प्रधानमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री होते हैं, फिर क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य, और साथ साथ में जो है विधायक होते हैं। उस प्रकार से एक क्षेत्र वाइज से एक पदाधिकारी के रूप में उसमें नियुक्त करते थे। वैसे ही उस समय भी होता था, राज्यपाल होते थे, मंत्री होते थे, उस समय भी ऐसा होता था मेरे प्रियो, रोमी साम्राज्य में भी ऐसा होता था। और पूर्वी रोमी साम्राज्य जो है इसकी राजधानी तुर्की का कोंटोटोनिन शहर था। तो ये क्या है? इसको एक और नाम दिया गया है पूर्वी साम्राज्य को, इसको पूर्वी रोमी साम्राज्य को एक और नाम दिया था, बेंजेटाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूर्वी रोमी साम्राज्य को बेंजेटाइन के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूर्वी रोमी साम्राज्य जो है 27 बीसी से 1453 एडी तक है मेरे प्रियो, मतलब 27 बीसी से 1453 एडी के बाद में इनका पतन हो गया। 27 बीसी से ये स्टार्ट है अभी, लेकिन 1453 एडी में इनका पतन हो गया है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन कहां से स्टार्ट होता है? 353 एडी से इसका पतन होना स्टार्ट होता है। मैंने बताया पश्चिमी रोमी साम्राज्य का पतन जो है कहां से स्टार्ट होता है? 395 एडी से स्टार्ट हो जाता है पतन होना, और ये 476 में पूरी तरह से पतन हो जाता है मेरा प्रियो। लेकिन पूर्वी रोमी साम्राज्य जो है ये जो है जल्दी से पतन नहीं हुआ है मेरा प्रियो। ये क्या हुआ है? 393 एडी से पतन होना स्टार्ट होता है, और 1453 एडी में पूरी तरह से इनका पतन हो जाता है मेरा प्रियो, पूर्वी रोमी साम्राज्य का। तो इस प्रकार से ये रोमन साम्राज्य जो है, जो टांगे हैं, जो लोहे का है, और उसमें पांव हैं और 10 उंगलियां हैं, जो आधा मिट्टी और आधा लोहा है। तो ये क्या है? ये जो है एक साम्राज्य को दर्शाता है, और वो साम्राज्य है रोमी साम्राज्य। रोमी साम्राज्य, और रोमी साम्राज्य में जो राजा हुए, जो पदाधिकारी हुए, वे आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे मेरे प्रियो, क्योंकि आधा मिट्टी है और आधा क्या है? लोहा है। कुछ निर्बल थे तो कुछ बलवान थे, जिसके कारण से क्या हुआ? इसमें एकता ना होने के कारण, मेल ना खाने के कारण इनका क्या हो गया?
पतन होना स्टार्ट हुआ मेरे प्रियो। अगर हम इसी को दानिएल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 40 पॉइंट को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। देखो, चौथा राज्य कैसा होगा? लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति से लोहे से वे सब कुचली जाती है, और उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिसा जाएगा। तो यहां पर मेरे प्रियो, चौथा राज्य कौन सा है? रोमी साम्राज्य। और रोमी साम्राज्य से सब चीज क्या हो गया? चूर चूर हो गया। कहने का मतलब है ये यूनानी साम्राज्य को पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म कर दिया मेरे प्रियो। तो यहां पर जो चौथा राज्य जो लोहे का तुल्य मजबूत होगा, जो रोमी साम्राज्य को दर्शाता है। यहां पे जो 2 के 40 में जो लिखा है, ये रोमी साम्राज्य को क्या करता है? दर्शाता है, जो लगभग 67 बीसी से आरंभ हुआ है। मैं उससे पहले बताया कि ये 27 बीसी से शक्तिशाली हो गया था, लेकिन ये जो है 67 बीसी से ये इतना बड़ा नहीं था। ये साम्राज्य जो है, रोमी साम्राज्य जो जब 67 बीसी में ये क्या हुआ? आरंभ हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन 27 बीसी में बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। लेकिन 67 बीसी में, कहने का मतलब है यीशु मसीह के 67 साल पहले ये बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, एक छोटा साम्राज्य था रोमी साम्राज्य जो है। तो ये जो है 67 बीसी से क्या हुआ है? आरंभ हुआ है। और इस प्रकार ये साम्राज्य धीरे धीरे करके क्या हुआ? पूरे संसार को अपने अधिकार में ले लेता है मेरे प्रियो। ये बहुत ही तेजी के साथ में पूरे दुनिया को, पूरे संसार को अपने अधिकार में ले लेता है मेरे प्रियो। क्योंकि 67 बीसी से ये क्या होता है? स्टार्ट होता है। और 67 बीसी से स्टार्ट होकर क्या होता है? ये जो है, रुक जाइए, लाइन गोल हो गया है। 67 बीसी से स्टार्ट होता है, आरंभ हुआ, और ये क्या हो गया? पूरे संसार को अपने अधिकार में ले लिया। साथ साथ में इसी को दानिएल की पुस्तक और उसका 7 अध्याय का 7 पॉइंट में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर भी रोमी साम्राज्य को दर्शाता है। वहां पर भी वचन में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, दानिएल की पुस्तक 7 अध्याय और 7 अध्याय का 7 पॉइंट को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने एक स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना है और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, ये रोमी साम्राज्य जो है बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावना था, और साथ साथ में भयानक रीति से इनमें क्रूर शासक हुए हैं मेरे प्रियो। रोमी साम्राज्य में बहुत ही क्रूर शासक हुए हैं, जो किसी प्रकार का रहम नहीं था मेरे प्रियो इनके अंदर में, और बेरहमी से लोगों को दंड देते थे, बेरहमी से लोगों को मारते थे, बेरहमी से लोगों का कत्ल कर देते थे मेरे प्रियो। इतना भयानक थे, बहुत ही क्रूर थे इनका शासक जो है मेरे प्रियो। और इसलिए इस रोमी साम्राज्य के विषय में बताया गया, ये चौथा साम्राज्य जो है बड़ा भयानक होगा, बहुत ही डरावना होगा, और चूर चूर करेगा, ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो। तो ये चौथा जो पशु है, जो भयंकर व भयानक है, जिनके दांत लोहे के थे, ये किसी और को नहीं परंतु रोमी साम्राज्य को दर्शाता है। ये वचन जो है रोमी साम्राज्य के विषय में भविष्यवाणी किया गया था दानिएल के द्वारा, कि रोमी साम्राज्य जो है आएगा, और रोमी साम्राज्य जो है भयानक होगा, बहुत ही डरावना होगा, और हर एक राज्यों को क्या कर देगा? वो चूर चूर कर देगा। इसमें बहुत ही क्रूर तानाशाह था मेरे प्रियो। और उसके बाद में यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि मूर्ति का शेष भाग, पैरों की 10 उंगलियों समेत, ये सारा चीज जो है केवल रोमी साम्राज्य को इंगित करता है मेरे प्रियो। रोमी साम्राज्य कहां से? जो पैर जो लोहे का है, टांग जो लोहे के है, साथ साथ में जो पांव है और 10 उंगलियां हैं, वो सारा चीज जो है रोमी साम्राज्य को इंगित करता है मेरा प्रियो। साथ साथ में यही रोमी साम्राज्य पतन तो हो जाता है,
लेकिन आधुनिक रूप में यही रोमी साम्राज्य, इसी रोम से आधुनिक रूप में जो और साम्राज्य होगा मेरे प्रियो, जिसको जो सातवां साम्राज्य कहलाता है, जो सातवां साम्राज्य कहलाता है। इसमें दानियल की पुस्तक जब 2 अध्याय, दानियल की पुस्तक 2 अध्याय और 41 से लेकर 43 पॉइंट तक जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा हुआ है कुछ तो क्या था, दृढ़ था, और कुछ क्या था, निर्बल होगा। उस वचन में लिखा हुआ है, पढ़ दे रहा हूं मैं आपके सामने में, 2 अध्याय 41। तूने जो मूर्ति के पांव पर और उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। चौथा राज्य बटा हुआ होगा। और मैंने बताया पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में क्या हुआ था, ये बटा हुआ था मेरा प्रियो। साथ साथ में वो राज्य जो है बटा हुआ था, तो भी उसमें से लोहे का सकड़ापन तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की है और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और उसके बाद 43 पॉइंट में लिखा हुआ है, तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसी वे भी एक ना बने रहेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और 43 पॉइंट तक जो भी बातें लिखा है मेरे प्रियो, ये सारी बातें जो है रोमी साम्राज्य में क्या होता है, पूरा होता है मेरे प्रियो। और इसलिए कुछ तो दृढ़ है और कुछ निर्बल होगा। यहां पे स्पष्ट से इस वचनों में भविष्यवाणी किया गया था, रोमी साम्राज्य का कुछ भाग क्या होगा, निर्दृढ़ होगा, मजबूत होगा, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, निर्बल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आधा लोहा है और आधा मिट्टी है। उसमें कुछ शासन हुआ, कुछ राजा जो हुआ वो क्या था, निर्बल था, और कुछ जो है बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावना था और बहुत ही क्रूर था मेरे प्रियो। और उसके बाद लोहे और मिट्टी का पांव उन राष्ट्रवादी राज्यों का प्रतिनिधि करती है जो रोम के पतन के बाद उसके क्षेत्र में थी। रोम के पतन के बाद उसके क्षेत्र में थी। उनमें से कुछ मजबूत था और बहुत समय तक रहा, शेष निर्बल था जो बार बार टूटता था। इस प्रकार से यहां पर कितने समयों के बाद में इस साम्राज्य का पतन हुआ है, हम इस बातों को हमने देखा है मेरा प्रियो। तो ये रोमी साम्राज्य है मेरा प्रियो। रोमी साम्राज्य का प्रथम शासक अगस्तुस कैसर जो है वो 27 बीसी से 14 एडी तक शासन किया है। इसके शासन काल में जो है यीशु मसीह बालक अवस्था में था। इस अगस्तुस कैसर का जन्म का नाम था गाइस ओक्टावियन, गाइस ओक्टावियन। और इसके विषय में जब लूका की पुस्तक 2 अध्याय 1 पॉइंट में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर अगस्तुस कैसर के विषय में मिलेगा जो रोमी साम्राज्य का प्रथम शासक था। और अगस्तुस कैसर के विषय में अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, तो अगस्तुस कैसर के विषय में लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं लूका की पुस्तक आपके सामने निकाल कर पढ़ रहा हूं। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। अब देखो, ये अगस्तुस रोमी साम्राज्य सारे जगत के ऊपर में क्या था, इनका शासन था मेरे प्रियो। ये पूरे जगत, सारे जगत के ऊपर, सारे जगत में इनका साम्राज्य क्या हुआ था, फैला हुआ था। और इसलिए यहां पर लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। कहने का मतलब है जनगणना के विषय में है मेरे प्रियो। और इसमें लिखा है दूसरा पॉइंट में, और यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। किसके समय? क्विरिनियुस जो है सीरिया का क्या था, हाकिम था। और सीरिया का हाकिम, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र डिवाइड था, मैंने बताया क्षेत्र वाइज जो है एक अधिकारी के रूप में क्या किया था, नियुक्त किया था। हाकिम एक अधिकारी था मेरे प्रियो, वहां पर एक पद उसको दिया गया था। और उस समय क्या हुआ है, जनगणना हुआ है जब जो है क्विरिनियुस क्या था, सीरिया का हाकिम था, एक पदा अधिकारी के रूप में वहां सीरिया के ऊपर में क्या करता था, ये अधिकार रखता था और सीरिया पर ये क्या करता था, शासन करता था। और उस समय जनगणना किया गया है।
लिख सकते हैं रोमी साम्राज्य का दूसरे शासक का नाम था, मतलब दूसरे राजा का नाम था इसके बाद में तिबिरियुस कैसर या सीजर, दोनों में से एक लिख सकते हैं, या तो सीजर लिखे या तो कैसर लिखे। तो ये तिबिरियुस कैसर जो है ये जो है 14 एडी से लेकर 37 एडी तक क्या किया है, ये शासन किया है मेरे प्रियो। इसका कहने का मतलब है जब यीशु मसीह बालक अवस्था से आगे बढ़ता है तो यीशु मसीह के सेवकाई और यीशु मसीह के मृत्यु तक, स्वर्गारोहण तक, ये इस समय काल में जो है कौन शासक था, तिबिरियुस कैसर, क्योंकि ये 14 एडी से 37 एडी तक क्या किया है, ये शासन किया है मेरे प्रियो। और ये जो मिलेगा आपको लूका की पुस्तक, देखो जब लूका की पुस्तक आप पढ़ते हैं, कोई भी मत्ती की पुस्तक आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर जो राजाओं का वर्णन किया गया है, रोमी साम्राज्य के जो शासकों का वर्णन किया है मेरे प्रियो, हालांकि वहां पर एक अध्याय या 1 और 2 पद के बीच में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत सालों का गैप होता है, बहुत सालों का अंतराल होता है, एक ही समय का नहीं होता मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर अब देखेंगे लूका की पुस्तक 3 अध्याय का 1, जैसे कि हमने पढ़ा लूका की पुस्तक 2 का 1 और लूका की पुस्तक 3 का 1, तो मेरे प्रियो ये बहुत सालों का अंतराल है, ये बहुत सालों का अंतराल है, मतलब बहुत सालों के अंतराल के बीच में जो घटनाएं हैं, जो राजा हुआ है उसके विषय में बताया गया है। तो लूका की पुस्तक 3 का 1 में किस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उसको आपके सामने पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है तिबिरियुस, यहां पे लिखा है तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम, यहूदिया का हाकिम, यहां पे लिखा है पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, और गलील में हेरोदेस, देखो गलील में कौन था, हेरोदेस, और इतुरिया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस, और अभी लेने में लिसानियास और चौथाई के राजा थे। तो यहां पर पूरा वर्णन किया गया है मेरा प्रियो। तो यहां पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, यहां पर जो है पिलातुस का भी वर्णन किया गया है। किसके समय में पिलातुस था, तिबिरियुस के शासन काल में पिलातुस। और आप लोग जानते हैं पिलातुस जिस समय था मेरे प्रियो, और पिलातुस के सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया गया, और वहां पर भी जो है पिलातुस ने स्वयं कह दिया था कि मैं इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखता, या मेरे को जान नहीं पड़ता कि ये मतलब दोषी है। और मेरे प्रियो उन्होंने कोड़े मार कर जो है उनको छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यहूदियों ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे जो है हंगामा खड़ा किया, आंदोलन कर दिया कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। तिबिरियुस कैसर के समय में ही यीशु मसीह की क्या हुआ है, सेवकाई स्टार्ट हुआ है, और उसके समय काल में ही यीशु मसीह की क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है, साथ साथ में मरकर जी उठा है, और स्वर्गारोहण उसी के समय काल में हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए मैंने बताया 14 एडी से लेकर 37 एडी तक जो है इनका शासन था मेरे प्रियो। और उसके बाद में तीसरा देखिए, तीसरा में है केलुगुल्ला, जिसको हम बोल सकते हैं जायस सीजर। ये तीसरा नंबर का शासक है मेरे प्रियो। ये केलुगुल्ला जो है ये 37 एडी से लेकर 41 एडी तक जो है ये क्या किया है, शासन किया है। ये सारे जो शासक है मेरे प्रियो, ये रोमी साम्राज्य का शासक है। ये तीसरा नंबर का शासक है मेरे प्रियो। रोमी साम्राज्य में तीसरा नंबर का शासक था केलुगुल्ला। और ये जो है मेरे प्रियो, ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। इसका इतिहास मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा। ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, ये बोलने में भी बहुत दुष्ट और व्यवहार में बहुत दुष्ट था, और ये अपने आप को खुदा समझता था मेरे प्रियो। और उसके बाद में चौथा शासक है क्लोदियुस। ये चौथा नंबर का रोमी साम्राज्य का क्या है, शासक है क्लोदियुस। और ये जो है 41 एडी से लेकर 54 एडी तक क्या किया है, ये शासन किया है मेरे प्रियो। 41 एडी से लेकर 54 एडी तक क्या किया है, शासन किया है। तो ये क्लोदियुस। और ये कहां पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा प्रेरितों की काम की पुस्तक 11 का 28 पॉइंट में, और प्रेरितों की काम की पुस्तक 18 के 2 पॉइंट में इनका जिक्र किया गया है मेरे प्रियो।
और ये प्रेतों की काम की पुस्तक, जब प्रेतों की सेवकाई चल रहा है 41 से लेकर 54 एडी तक, ये इनका समय काल है मेरे प्रियो। इन्होंने शासन किया है। ये चौथा नंबर का रोमी साम्राज्य का शासक है मेरे प्रियो, चौथा शासक है, चौथा शासक। और मैं पढ़ रहा हूं 11 का प्रेतों की काम की पुस्तक 11 अध्याय 11 का 28 को मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। 27 से अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। ये कब हुआ? इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, ये अंताकिया आए। कहां? बहुत से भविष्यवक्ता, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। कब? जब जो है कलीसिया को तितिर बितिर कर रहे थे मेरे प्रियो। कलीसिया को तितिर बितिर करने के बाद में बहुत सताव हुआ। बहुत सताव के बाद में सब चेले लोग जो है, विश्वासी लोग जो है तितर बितर हो गया और अंताकिया में, कुछ अंताकिया में चले गए और वहां पर सुसमाचार प्रचार किया और वहां पर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और वहां पर बड़े बड़े अद्भुत काम हुआ करते थे। तब कई भविष्यवक्ता जो है अंताकिया में आए हैं मेरे प्रियो। और उसके बाद लिखा है, उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल होगा। सारे जगत में बड़ा अकाल होगा। किस समय? सताव पहले होता है, सताव के बाद में क्या होता है, सब लोग तितिर बितिर हो जाते हैं। अंताकिया में आकर बहुत सारे लोग बच जाते हैं। अंताकिया में मसीह का प्रचार जोर जोर से मतलब बढ़ता है, बहुत फैलता है और बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। फिर जो है वहां पर कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से जो है अंताकिया में आते हैं और वहां पर अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता जो है वहां की कलीसिया में आकर एक भविष्यवाणी करता है। और क्या भविष्यवाणी किया था? यहां पे लिखा हुआ है, आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। तो ये किसके समय जो है भविष्यवाणी किया गया था? ये किसके समय भविष्यवाणी किया गया था और किसके समय ये भविष्यवाणी पूरा हो रहा है मेरे प्रियो? ये जो है इनकी जो भविष्यवाणी है, एक गेलगुल्ला जो तीसरा रोमी साम्राज्य का जो शासक था उस समय भविष्यवाणी किया है। लेकिन किसके शासनकाल में उनकी भविष्यवाणी पूरा हो रहा है? ये जो है चौथा रोमी साम्राज्य के शासक के समय काल में भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। तो ये अंतरालों, वर्षों की गेप है मेरे प्रियो, लगातार नहीं है, वर्षों की गेप है, तुरंत तुरंत नहीं है, कुछ सालों का गेप के बाद में वो भविष्यवाणी पूरा हुआ है। इसी को लिखा है कि वहाँ पे लिखा है कि जगत में बड़ा काल पड़ेगा और वह काल क्लोदियुस, यहाँ पे लिखा है क्लोदियुस के समय में पड़ा। केलुगुल्ला के समय में भविष्यवाणी किया गया था। वो भविष्यवाणी किसके समय में पड़ा? क्लोदियुस। कहने का मतलब है रोमी साम्राज्य के चौथा शासक के समय काल में जो है वो जो भविष्यवाणी किया गया था काल पड़ने के विषय में, वो अकाल उसके समय काल में पड़ा है मेरे प्रियो। और इसी को प्रेतों के काम की पुस्तक 18 अध्याय और उसका दूसरा पॉइंट में अगर पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो वहां पर भी इसके विषय में लिखा हुआ है। 18 अध्याय में दूसरा पॉइंट भी आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां उसे एक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिंस किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लोदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। देखो, क्लोदियुस ने क्या किया था? यहां पे लिखा है क्लोदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह उनके यहां गया। इसलिए उनके यहां गया। अब देखो क्लोदियुस के शासनकाल में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सारे यहूदियों को निकल जाने की आज्ञा दी थी। इन्होंने घोषणा कर दिया था कि तुम लोग यहां से निकल जाओ, ऐसा करके। तो ये क्लोदियुस के समय में मेरे प्रियो अकाल भी पड़ा है। साथ साथ में ये क्लोदियुस जो है यहूदियों को जो है वहां से निकल जाने की भी आज्ञा दिया है। इसका कहने का मतलब है क्लोदियुस भी जो है ये जो है मसीह लोगों का, अर्थात जो यहूदी लोगों का सपोर्ट में नहीं था मेरे प्रियो, ये भी। तो इस प्रकार से ये रोमी साम्राज्य का चौथा शासक है मेरे प्रियो। एक शासक को और बता देता हूं, उसके बाद में हम बुधवार को देखेंगे। पांचवा शासक था नीरो। पांचवा शासक था नीरो और ये जो है 54 एडी से लेकर 68 एडी तक क्या किया है? शासन किया है मेरे प्रियो। लेकिन नीरो
जो रोमी साम्राज्य का जो पांचवा शासक नीरो जो है बहुत ही डेंजरस था मेरे प्रियो। और ये अपने शासनकाल में जब इनके विषय में इतिहास को देखेंगे मेरे प्रियो, तो मसीह लोगों को क्या कर देते थे, ये सिंहों के बीच में डाल दिया करते थे। और सिंह लोग जो है मसीहों को नोच नोच कर खाते थे, और ये लोग क्या करते थे, आनंद उठाते थे, देख देख कर मनोरंजन करते थे मेरे प्रियो। और कई मसीहों को क्या करते थे, क्रूस में लटका कर उनको जिंदा जला दिया जाता था मेरे प्रियो। इतना भयानक क्रूर शासक था नीरो जो है मेरे प्रियो। और ये 54 एडी से लेकर 68 एडी तक। और इसी के शासन काल में मेरे प्रियो जो यरूशलेम जो है, यरूशलेम का जो मंदिर, सुलेमान का जो मंदिर है, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था मेरे प्रियो, पूरी तरह से नष्ट किया गया था मेरे प्रियो। और इस समय काल में बहुत से लोगों शहीद हुए हैं मेरे प्रियो, बहुत से प्रभु के लोग शहीद हुए हैं, बहुत से पास्टर लोग इसके समय काल में शहीद हुए हैं। यहाँ तक से पतरस को भी इसी के समय काल में जो है क्या किया था, उसको क्रूस में उल्टा लटका दिया मेरे प्रियो। इनका जो समय काल है, इनका जो शासन काल है मेरे प्रियो, बड़ा भयानक था। ये बहुत ही कट्टर मसीह विरोधी था मेरे प्रियो, और भयानक रीति से मसीह लोगों के ऊपर में जुर्म करता था, मसीह लोगों को बहुत ही भयानक रीति से सताया करता था नीरो। इसलिए दानियल जो है इनके विषय में भविष्यवाणी किया था मेरे प्रियो। इसलिए बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयानक है, ऐसा इसके विषय में भविष्यवाणी किया गया था रोमी साम्राज्य के विषय में मेरे प्रियो। और रोमी साम्राज्य देखिए कितना भयानक था, और मसीह के साम्राज्य को खत्म करने का, यीशु के राज्य को खत्म करने के लिए भयानक प्रयास किया। इसलिए मसीहों को कभी सिंहों के बीच में, कभी जो है क्रूस पर लटकाना, कभी जो है घोड़ों से बांध कर खिंचवा देना, कभी आरों से चीर देना, और कभी कभी उनको जो है तड़पाना, बहुत ज़्यादा सताव किया है, बंदीगिरी में डाल देना, जेल खानों में डालना, उनको खाना नहीं देना, बहुत तड़पाया है इस रोमी साम्राज्य के शासन में प्रियो, ताकि मसीह का राज्य पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन मसीह का राज्य पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया मेरे प्रियो। मसीह का राज्य क्या हुआ है, दिनों दिन बढ़ते गया है, बढ़ते गया है। और मैंने आज के दिन में बताया था कि वो अनंत, उनका राज्य जो है सारे राज्य को क्या कर देगा, चकनाचूर कर देगा, और उनका राज्य अनंत काल का राज्य होगा। इसलिए मेरे प्रियो मसीह का राज्य कभी खत्म नहीं होगा। और मैंने बताया यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर के राज्य की स्थापना किया मेरे प्रियो, पहले सदी में। कब, 27 एडी में, 27 एडी में क्या किया है, इन्होंने परमेश्वर के राज्य की स्थापना किया है। और हम देख रहे हैं मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य कैसे पूरे विश्व में फैल गया है। और आज हम देखते हैं मेरे प्रियो रोम में भी, इटली में भी, आज वहाँ भी क्या होगा, इटली भी जो है मसीहों का प्रदेश है मेरे प्रियो, मसीहों का देश है मेरे प्रियो। वहाँ के लोग भी मसीह यीशु को क्या किए हैं, ग्रहण किए मेरे प्रियो। जो सताए थे मेरे प्रियो, खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन वही लोग, सताने वाले लोगों के पीढ़ी लोग ही यीशु मसीह को ग्रहण किए मेरे प्रियो। और यीशु का राज्य क्या हो गया, फैल गया मेरे प्रियो। और उनका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, उनका राज्य जो है अनंत काल तक रहेगा मेरे प्रियो, अनंत काल का राज्य है। लेकिन सारे राज्य को क्या करेगा, चकनाचूर करेगा मेरे प्रियो। और ये चकनाचूर कब हो जाएगा, जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा मेरा प्रियो। द्वितीय आगमन होगा तो इस दुनिया में जो एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होगा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो। और उसके बाद में परमेश्वर का राज्य की स्थापना होगा, मसीह का राज्य पूरी तरह से आएगा 1000 वर्ष के लिए, उसके बाद में अनंत काल के लिए रहेगा मेरे प्रियो, सर्वदा स्थिर रहेगा मसीह का राज्य मेरे प्रियो। इसलिए मसीह के राज्य को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे कितना भी विरोध करे, चाहे कितना भी सताए मेरे प्रियो। ये रोमी साम्राज्य जो है ख़त्म करने का बहुत प्रयास किया है मसीह के राज्य को, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया है। तो इस बात को आप जान लें मेरे प्रियो। हम बुधवार को भी देखेंगे इस साम्राज्य के विषय में। तो इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।